पूरे देश में अडानी का नाम फिर एक बार गूंजने लगा है। हर कोई अडानी की बात कर रहा है और उसके बाद अमित शाह की बात होती है और फिर मोदी जी की बात होती है और ये पूरी कंट्रोवर्सी जो है वो शुरू हुई है अजित पवार के एक इंटरव्यू से। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार और एक्टिविस्ट हैं। एक तो हैं हमारे विश्वास उदकी साहब और दूसरे डॉक्टर संजय गोपाल साहब। तो आप दोनों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मेरा पहला प्रश्न श्री विश्वास उदकी साहब से ये है कि ये बताएँ कि ये ताज़ा विवाद क्या है और अजित पवार ने क्या कहा ताकि आगे बात बढ़ाई जा सके? मैं समझता हूँ ये ताजा विवाद नहीं है। ये अभी अजित पवार बौखलाए गए हैं। एक जो योगी की स्टेटमेंट है, बटेंगे तो कटेंगे, तो ये महाराष्ट्र का जो एक पॉलिटिक्स में जो जाने माने लोग हैं, तो ये एक शाहू महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, संतजनों की परंपरा, ये राष्ट्रवादी हो या कांग्रेस हो, इनके विचारधारा का एक हिस्सा है। अब अजित पवार खुद को कहते कि हम सेक्युलर है, तो हम ये बटेंगे तो कटेंगे वाले इस स्टेटमेंट से सहमत नहीं है। हम सेक्युलर है, ये उनका कहने का एक मतलब है। ये उन्होंने पहले भी कहा है। पॉलिटिकली वो एक कम सीटें लड़ रही है महायुति की सरकार में और वो इंस्टेबिलिटी महसूस करते हैं क्योंकि वो इसमें से जीतेंगे कितने, ये सवाल है। अब आगे आने वाले जो कुछ पॉलिटिकल सीन है उसको वो अपनी तरफ से साफ करना देना चाहते हैं कि आखिर गवर्नमेंट बनते कैसी है, चाहे 14 की हो या 19 की हो या अभी की हो। उन्होंने 19 की गवर्नमेंट कैसे बनी इसका याद दिलाया है। उसमें बहुत बड़े पैमाने पे सच भी है और आज के तारीख में बहुत कुछ झूठ भी है। लेकिन उनका इंटरनल जो पॉलिटिक्स है अजित पवार की गुट का, उसमें बहुत बड़ी अस्वस्थता है कि वो बीजेपी के साथ जाने में उनको पॉलिटिकली बहुत कुछ तकलीफ हो रही है उनके कमांड एरिया में। हालांकि देवेंद्र फडणवीस और वो बहुत बार साथ आ चुके हैं, वो अलग है, लेकिन पॉलिटिकली उनकी जनता जो है वो उनको चुन के नहीं देगी, इलेक्ट नहीं करेगी, ये डर उनको है। इसलिए वो अभी से कुछ खुलासा करना चाहते हैं। अब वो जो श्रीनिवासन ने उनका जो इंटरव्यू किया है, उस इंटरव्यू में उन्होंने जो एक मीटिंग गौतम अडानी के प्रेजेंस में हुई है, तो उसके बारे में बताया, जहां पे शरद पवार खुद थे, बहुत देवेंद्र फडणवीस थे, अमित शाह थे। इसमें हमारे लिए नई बात कुछ नहीं है। हम जानते हैं कि 2014 को नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट, अमित शाह की गवर्नमेंट, गौतम अडानी और गुजरात के तमाम इंडस्ट्रियल टाइकून्स जो है, उन्होंने उसको प्रेजेंट किया कि वो देश का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। पहले बीजेपी पे कंट्रोल किया, बाद में गवर्नमेंट पे कंट्रोल किया। तो ये अडानी इज अ किंग मेकर। आज के तारीख में मोदी और अडानी दो अलग व्यक्ति नहीं है, वो शक्ति एक ही है। अब उसकी याद दिला के 2019 में कैसे गवर्नमेंट महाराष्ट्र की बनी, जिसमें शरद पवार अलाउड द देवेंद्र फडणवीस टू टेक ओवर द गवर्नमेंट, ये हम सब जानते हैं। लेकिन आज की तारीख में शरद पवार ये महाविकास आघाड़ी के बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है और वो अजित पवार के इस इंटरव्यू से बिल्कुल डिरेल होने वाली नहीं है, क्योंकि वो साफ साफ अगर मिलना है अदानी को तो सीधे मिलते हैं, मिलना है शिंदे को तो सीधे मिलते हैं, मिलना है अमित शाह को तो सीधे मिलते हैं। उनके लिए उनका पॉलिटिक्स साफ है, वो उनके कंट्रोल में रहता है। अजित पवार भी उनके कंट्रोल में थे। वो उनके कंट्रोल में बाहर जाने के बाद आज अजित पवार बहुत हड़बड़ा गए हैं, इसलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट किया है। वो डरे हुए हैं, वो हारने वाले हैं। इसलिए अब अदानी कैसे रोल प्ले कर रहा है, अमित शाह कैसे रोल प्ले कर रहा है, ये उसकी बात चल रही है। ये मेरा सोचना है। मेरे लिए और हमारे लिए इसमें से नया कुछ नहीं है, हम सब कुछ जानते हैं। डॉक्टर संजय मंगला गोपाल साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब आपने ये खबर पढ़ी या सुनी तो आपको इस पर आश्चर्य हुआ या नहीं, खास तौर से ये सुनने के बाद कि उस मीटिंग में श्री अजित पवार के साथ
शरद पवार साहब भी मौजूद थे। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि आज देश में एक बाजू में संविधान को, जो विद्यमान आजादी की जंग से उभरा हुआ संविधान है, सर्वसमावेशक मूल्यों को लेकर भारत को आगे बढ़ाने वाला जो संविधान है, उसको तहस-नहस करने पर तुली हुई आरएसएस, बीजेपी एक बाजू में है, और उस संविधान को बचाकर उसके आधार पर देश बनाने की कोशिश करने वाले कांग्रेस और अन्य दल है। ये मुख्य लड़ाई है, ऐसा मैं मानता हूं। इसलिए आरएसएस, बीजेपी के खेमे से जो भी कोई बोलता है वो पपेट है, उसको बुलवाया जा रहा है। तो अजीत पवार, और एक बात, आरएसएस बीजेपी का ये षड्यंत्र हम पिछले 10-15 साल से देखते आए हुए हैं कि जिस राज्य में जिन छोटे दलों के साथ वो युति करते हैं उनको निगल जाते हैं। तो फिलहाल अजीत पवार तो बिल्कुल उनके लिस्ट में भी नहीं है, इतने छोटे वो मानते हैं अजीत पवार को, और उनकी निर्भत्सना भी करते हैं। लेकिन शिंदे को भी साइडलाइन करने का काम अभी अमित शाह कर रहे हैं। फडणवीस और शिंदे की सरकार ऐसा कह रहे हैं, अजीत पवार का नाम नहीं ले रहे, वगैरह वगैरह वगैरह। तो अजीत पवार एक तरह से वो वहां पर बिन बुलाए मेहमान है, ये अजीत पवार भी जान चुके हैं। और इसलिए वो मराठी में एक कहावत है, धरलं तर सोडतं आणि काय ते चावतं, वैसा उनका हो गया है। बीजेपी को पकड़े तो भी मुश्किल, छोड़े तो भी मुश्किल। तो इस मानसिक अवस्था में वो कुछ भी बोल रहे हैं। 2019 की जब बात अगर हम करते हैं तो उसी इंटरव्यू में अजीत पवार को शुरू में श्रीनिवासन साहब ने ये सवाल पूछा कि आप कैसे गए वहां पर, ये आइडियोलॉजी कैसे आपको सूट करती है। तो अजीत पवार का जवाब है कि महाराष्ट्र में अभी कोई आइडियोलॉजिकल राजनीति बची हुई नहीं है। तो आइडियोलॉजिकल भी बेचकर खाने वाले ये लोग हैं। तो इन लोगों ने, मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ, मुझे ये बहुत ही हंसी आई कि देखो 5 साल पुरानी बातें भी इनको याद है। लेकिन जिस कांग्रेस के साथ इन्होंने अपना करियर शुरू किया, उस कांग्रेस की विचारधारा को, उन मूल्यों को वो बिल्कुल भूल रहे हैं और 5 साल पुरानी ये बात याद कर रहे हैं। सुप्रिया सुळे जी ने कहा है, अभी उडगी साहब ने कहा, वैसे शरद पवार ने खुलेआम अदानी से मिले हैं। सुप्रिया सुळे जी ने कहा है अदानी के साथ हमारी 30 साल पुरानी दोस्ती है। अंबानी के बेटे के शादी में सभी राजनीतिक दल वहां गए थे गुजरात में, आपने देखा होगा, उद्धव ठाकरे के साथ। तो ये जो आज की वर्तमान मेन स्ट्रीम राजनीति है, उनका सरमाएदारों के साथ, कॉरपोरेट्स के साथ किस तरह का बंधन है, गठबंधन, ठगबंधन है, ये सब पूरी दुनिया, पूरी जनता, आवाम जानती है। इसलिए इसका कोई आश्चर्य मुझे नहीं लगा। बल्कि बीजेपी, आरएसएस किस तरह से सत्ता पे आने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है, इसका प्रमाण अजीत पवार ने दिया है। अमित शाह उनके साथ बैठकर, अदानी के साथ बैठकर शरद पवार के पांव चाट रहे हैं कि भाई इधर आ जाओ, हमें सत्ता दे दो। ये किस हद तक आरएसएस, बीजेपी गिर रही है। पार्टी विद डिफरेंस की बात करने वाले लोगों को शर्म आनी चाहिए। और ये खुद की शर्मिंदी जो राजनीति है, वो इन अजीत पवार जैसे जो इनके एक्सटेंशन अभी बचे हैं, महाराष्ट्र में खड़े किए इन्होंने, उनके मुंह से बाहर आ रही है। तो ये तो मुझे लग रहा है कि आरएसएस, बीजेपी की घटिया राजनीति का प्रमाण अजीत पवार ने दिया है। हम उस घटिया राजनीति को जानते हैं, जनता जान पाएगी इस चीज से, वो अच्छी बात है। उनकी साहब, आजकल महाराष्ट्र में चुनाव का घमासान चल रहा है और चारों तरफ प्रचार एकदम पीक पे पहुंचा हुआ है। ऐसे में इस इंटरव्यू का आना और इस इंटरव्यू में ऐसी बातों का आना, यानी उसकी टाइमिंग के बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये टाइमिंग का क्या इम्पोर्टेंस है इस चुनाव के परिप्रेक्ष्य में? मैंने पहले ही कहा कि ये एक डरा हुआ आदमी बोल रहा है महायुति का, और वो अदानी का रोल के बारे में इंडिकेट कर रहा है, और वो महायुति के प्रेशर्स में ही बोल रहा है। अदानी एक प्लेयर है, ये हम सब जानते हैं। वो कारपोरेट है, ये तो मालूम है, लेकिन ये कारपोरेट ऐसा है जिसकी संपत्ति
इस देश के खजीने से चुराई हुई संपत्ति वो खुद की नहीं है, चाहे उसकी संपत्ति मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से नहीं है, उसकी संपत्ति सर्विस सेक्टर से नहीं है, वो भारत देश के पब्लिक सेक्टर के चुराए हुए संपत्ति को कंट्रोल करता है और वो भी सेबी के माध्यम से कंट्रोल करता है। इसलिए उसकी जो फॉरेन कंपनीज जो है, जिसको मैं शेल कंपनीज कहूंगा, जो विनोद अडानी चलाता है, माधवी बुच के मदद से चलाते हैं और मोदी साहब के मदद से चलाते हैं, इसलिए मोदी और अडानी में कोई फर्क नहीं है। अब जो अडानी का नाम आके जो पॉलिटिक्स चल रहा है, उसमें धारावी का एक कॉन्टेक्स्ट है। धारावी प्रोजेक्ट, आज अडानी कभी भी हाउसिंग कॉलोनी डेवलप करने वाला, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने वाला ऐसा कारपोरेट कभी भी नहीं था, जैसे हीरानंदानी है, रहेजा है। आज के तारीख में पिछले 2.5 साल में जो कोशिशें हो गई उसको धारावी देने की, उसको आप देखोगे तो नरेंद्र मोदी के सैंक्शन से ही धारावी, शिंदे गवर्नमेंट, फडणवीस गवर्नमेंट धारावी का प्लॉट देते हैं 5,069 करोड़ में, और पूरी बंबई, पूरा पालघर डिस्ट्रिक्ट, पूरा ठाणे डिस्ट्रिक्ट, पूरा नवी मुंबई, पूरा रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, मतलब MMRDA क्षेत्र, ये उनके हाथ में जा रहा है, नहीं गया है। तो उसका रोल, जब ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया नहीं है, वो ओपन है। मान लो कल 20 तारीख के बाद 23 तारीख का बैलेट बॉक्स खुलने के बाद एक ऐसी स्थिति आती है तो एंटी डिफेक्शन लॉ इज हैंगिंग, तो वो 1/3 पार्टी चेंज करने की बात जो है ना, तो अदानी विल बी अगेन ए गवर्नमेंट मेकिंग मीडिया या टूल सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब अमित शाह मोदी की तरफ से काम कर सकता है। इसकी एक तैयारी चल रही है और इसीलिए शिंदे के जो नुमाइंदे हैं उसमें बीजेपी के नुमाइंदा है, राष्ट्रवादी अजित पवार के जो नुमाइंदे हैं उसमें बीजेपी के नुमाइंदा है। कुल मिला के वो आज के तारीख में करीब करीब 200 सीट्स लड़ रहे हैं, कुछ डायरेक्ट, कुछ प्रॉक्सी। ऐसे वक्त जब फ्लोर क्रॉसिंग का सवाल आएगा तब अदानी काम पे आएगा। उसका पैसा आज भी हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 25 करोड़ तो पहुंच चुका है। माध्यम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन पहुंच तो चुका है, पैसा बोलता है। और ये 2.5 साल की गवर्नमेंट के पिछले 6 महीने की जो गवर्नमेंट है, जिसमें इलीगल गवर्नमेंट एक फाइनेंशियल बजट सैंक्शन करता है जहां पे 1.5 लाख करोड़ खजाना का पैसा लूटा जा रहा है इलेक्शन के ऊपर। ये सारी बातें सिर्फ अदानी के लिए हो रही है और अदानी इज गोइंग टू क्रिएट ए न्यू गवर्नमेंट। आज अजित पवार कर रहे हैं। और जहां तक धारावी के बारे में आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी ओपनली कह रही है, हम सत्ता में आने के बाद ये धारावी प्रोजेक्ट कैंसिल करेंगे। इसलिए अदानी को अब इस पिक्चर में 19 का रोल उनका बता के, अमित शाह का 19 का रोल बता के फिर से पिक्चर में लाया गया है। मैं आपको ये भी बताऊं, उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट गिराने के वक्त यही लोग काम कर रहे थे, जिसमें अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस और अदानी, इनका जो ड्रग ट्रैफिक का मामला है उसी को कारण बना के जो समीर वानखेड़े नाम का एक IRS जो नारकोटिक्स बोर्ड का जॉइंट डायरेक्टर था, वो कॉन्डुइट था अमित शाह जी का। ये अभी पता चल गया है सबको। और शाहरुख खान का बेटा और आदित्य ठाकरे, इनको फंसाने की जो कोशिश हो गई ये भी जनता के सामने आ गई है। और फिर शिंदे के 40 लोगों को लेके जो भगाया गया वो तो अदानी के मार्फत ही भगा गया, अमित शाह के मार्फत ही भगाया गया और सरकार तोड़ी गई। बाद में अजित पवार को तोड़ा गया है। तो ये सारी बातें एक फिर से रिएक्ट होने वाली है, री एनैक्ट होने वाली है 20 तारीख के बाद। इसका एक संदेशा अब इस 1 मिनट के इंटरव्यू में श्रीनिवासन के साथ जो आई है, 19 का रोल याद दिलाना है। और 2024 में भी यही आशंका हमारी है, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ
अभी भी क्लियर हुआ नहीं है। महाराष्ट्र के गवर्नमेंट को गिराने के बाद जो डिफेक्शन हुआ है उसके बारे में चंद्रचूड़ ने कुछ भी नहीं कहा है। ये महाराष्ट्र पर पूरा जनता के ऊपर एक पूरा अन्याय हुआ है। न्याय की बात चंद्रचूड़ ने की नहीं है और वो निकल गए हैं। और इसलिए अब सारे जो प्लेयर्स हैं 2019 के 2000 उसके बाद 2.5 साल के बाद वाले जो प्लेयर्स हैं वो सब प्लेयर्स इंक्लूडिंग अडानी अब फोकस में लाने की बात ये अजीत दादा कर रहे हैं। वही उनका एक प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला है, ये मेरी सोच है। देखिए, चुनाव के समय जनता अपने जो सवाल है उसके बारे में ज्यादा चिंतित रहती है। आज मुंबई हो या महाराष्ट्र, पूरा महाराष्ट्र हो, देश हो, जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, जो शिक्षा और आरोग्य का सवाल है, इससे लोग पीड़ित हैं। और वो जानते हैं कि एक बाजू में नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार सिर्फ नारे देती है, अच्छे अच्छे शब्दों में कुछ भ्रामक चीजों को बोलती है, लेकिन असल में करती कुछ नहीं। किसानों का मामला हो या महिलाओं का मामला हो या शिक्षा का मामला हो, ये सब जानते हैं। अदानी इस पूरे वाकया में इस तरह से आ जाते हैं सामने क्योंकि बंबई में जो बड़ी जमीन धारावी की 540 एकड़ की जिस तरह से अदानी हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, उनको दी जा रही है, और उस माध्यम से जो करोड़ों का लाखों करोड़ों का जो खेल अदानी वहां खेलने वाले हैं, इसके बारे में जनता, जो जागरूक जनता है, वो जानती है। मैं ऐसा मानता हूं कि अजीत पवार के इस बयान से अदानी का रोल अगर हैंगिंग असेंबली का निकाल आता है तो बढ़ जाएगा। ये जानने से जनता बिल्कुल सचेत हो जाएगी और महाविकास आघाड़ी के पक्ष में ठोस नतीजा देना चाहिए, इस पर जनता आ जाएगी। हैंगिंग नतीजा देंगे तो अडानी प्लेयर बन जाएगा, और अडानी प्लेयर अगर बन जाता है सरकार बनाने में, तो किसी किस्म की राजनीतिक सोच, किसी भी किस्म की आइडियोलॉजी या विचारधारा, ये सब दरकिनार करते हुए सिर्फ अपॉर्चुनिस्टिक तरीके से राजनीति को खेला जाएगा। यह जनता को जानने का मौका अजीत पवार के बयान से मिला है, मैं ऐसा मानता हूं। और इसलिए मैं ये समझता हूं कि अदानी को अगर इसमें प्ले करने का मौका नहीं देना है, ये जनता अगर ठान लेती है, तो आने वाले चुनाव में 288 जगहों पर वोट डालते समय किसी भी तरह का हैंगिंग नतीजा नहीं आएगा और ठोस तरीके से महाविकास आघाड़ी के पक्ष में चुनाव के नतीजे आएंगे। इस तरह का वोटिंग जनता कर सकती है, जनता के हाथ में वो है। जनता ने ये पहले करके दिखाया है और अब भी वो करके दिखाएगी, ऐसा मैं मानता हूं। रही बात बटेंगे कटेंगे वाली या इस तरह की, मैं तो अभी कल प्रचार सभा में गया था, तो वहां से बीजेपी की यात्रा जा रही थी, वो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम गूंज रहे थे। यानी जमीन पर चल रहे हैं लेकिन दिमाग हवा में है। लोगों के सवालों के ऊपर नारे नहीं, लोगों के सवालों ऊपर बात नहीं। मैंने परसों बोरिवली की अमित शाह जी की सभा की शुरुआत किसी चैनल पे देखी, वो भी जय श्री राम की बात कर रहे हैं, अंबा माता को दर्शन दे रहे हैं, सिद्धि विनायक का नमन कर रहे हैं। यानी आम लोगों से कटे हुए ये लोग हैं, उनको कोई फितरत नहीं है लोगों के सवालों को हल करने की। बल्कि हमने ये नहीं भूला है कि कोरोना के समय जब जनता लेबर फोर्स जब घर जाना चाह रहा था, तो किस कदर इन्होंने उनका अनदेखा की और कितने मजदूर रास्ते पर चलने में मजबूर हुए और मर गए। इनको उसका कोई नहीं, ट्रेन छोड़ना, बस छोड़ना, इसमें भी इन्होंने इतनी शर्मनाक पीछे रहे ये लोग, तो इनको आम जनता की फितरत बिल्कुल नहीं है। ये भी ये सामने आ रहा है। तो लोग ये सब जो बीजेपी की जी ये करतूते हैं जानते हैं, और सिर्फ अदानी अंबानी के पैसे से हम बिकाऊ लोगों को बिकाऊ बना सकते हैं, ऐसा ये समझते हैं। महाराष्ट्र की आम जनता बिकाऊ नहीं है। महाराष्ट्र में चुनकर आने वाले जो आमदार खासदार है, वो कभी कभार बिकाऊ बन जाते हैं। जैसे ये 50 खोखे वाली अभी जो सरकार बैठी है, उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि ये बिकाऊ लोग हैं। तो ऐसे बिकाऊ लोग अगर चुनकर आएंगे
तो हमारी दुर्दशा बढ़ेगी, ये महाराष्ट्र की जनता अच्छी तरह से जानती है। और इसलिए महाराष्ट्र की जनता ये गलती अब नहीं करेगी, बिकाऊ लोगों को चुन के नहीं देगी। उद्धव ठाकरे साहब ने भी साफ साफ कह दिया है कि ऐसे बिकाऊ लोगों को हम वापस नहीं लेंगे। अजीत पवार का प्रॉब्लम ये है कि वो जानते हैं, उन्होंने कल एक बयान में बता दिया है कि मैं अब मुख्यमंत्री पद का दावा छोड़ दिया है। अरे भाई, आप दावा करोगे भी तो भी आपको वहां पहुंचने में दिक्कत है। उनको लग रहा है कि हम ये कहते हुए शरद पवार के थोड़े पास जाएंगे, मैं आइडियोलॉजिकली इनके साथ नहीं, ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे। और जैसे उस पिछले बार 2079 में ये 2 दिन की जो सरकार अजित पवार ने बनाई, वहां से वापस आने के बाद वापस उनको डिप्यूटी सीएम बनाया। अब उनको ख्वाब आने लगे हैं कि शरद पवार और महाविकास आघाड़ी उनको सीएम का पद देंगी। तो ये बिल्कुल गलतफहमी में बैठे लोग हैं, आम जनता से नाता टूटे हुए लोग हैं, और सिर्फ सत्ता लेकर अपना सिर्फ मुनाफा देखना खुद का, इस पे आए हैं। ये सब जनता जानती है। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि अजित पवार के इस बयान की वजह से आम जनता को अच्छा सचेत होने का मौका मिला है कि हम अब हैंग असेंबली नहीं निर्माण करेंगे, पूरी तरह से महाविकास आघाड़ी के पक्ष में ही वोट डालेंगे और 144 से आगे, 50 से आगे 170 तक की सीटें महाविकास आघाड़ी चुन के लाएंगे। यही निर्धार अब ये आने वाले 2 दिनों में इस बयान की वजह से जनता करेगी, ऐसा मुझे लगता है। यही असर अजित पवार के स्टेटमेंट का इस चुनाव में आम जनता के ऊपर होने वाला है। विश्वास उदगी साहब, आप ये बताइए कि आखिर ये जो मोदानी है, मोदानी मॉडल है, आपने कहा कि अडानी और मोदी ये दोनों एक ही सिक्के के 2 हिस्से हैं, तो आखिर ये चाहते क्या, मतलब इनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? सीधी बात है, 2014 का जो सेंटर में पावर बीजेपी का आया, उसके पीछे अदानी का सबसे बड़ा हाथ है। कि शायद अपने गुजरात के जितने भी मर्चेंट ऑफ चेंबर, फिक्की, जितने भी उद्योगपति है, इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बना के बीजेपी को एक कांग्रेस का यूपीए 2 का अल्टरनेटिव बनाया और पहले बीजेपी पर कब्जा किया इन्होंने। बीजेपी पर कब्जा करने के बाद नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बनाया। उस वक्त अदानी का हाथ था। अदानी वॉज प्लेइंग ए बिग रोल लाइक अंबानी और अदानी दोनों मिलके ये तमाम कारपोरेट्स के रिप्रेजेंटेटिव नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए और बीजेपी पार्टी का प्रेसिडेंट अमित शाह को बनाने के लिए उन्होंने नितिन गडकरी को साइडलाइन किया। नितिन गडकरी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी। तो ये तब से आपको दिखना पड़ेगा। आखिर उसके बाद ये जो सत्ता संघर्ष बीजेपी में है, अब पूरी तरह से अजय डोभाल, अमित शाह और नरेंद्र मोदी इनके कंट्रोल में बीजेपी पार्टी पहले आ गई और बीजेपी पार्टी अपने सारे जो साथी है, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो शिवसेना हो, इन सबको दरकरार करने के काम में पहले 5 साल में थी। उद्धव ठाकरे ने इनकी इस साजिश को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया और इसलिए 19 में चुन के आने के बाद उन्होंने अपना रास्ता अलग से चुना और महाविकास आघाड़ी बनी। लेकिन अदानी और अंबानी का रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में पहले से है। और अब जो आप जो सवाल पूछ रहे हैं कि मोदी और अदानी एक ही है, हाँ, वो पहले से एक ही थे, क्योंकि 1999 से अदानी जब कुछ भी नहीं थे, तब हमारे शरद पवार जी जब सेंटर में मिनिस्टर भी थे, उनके मदद से वो एक बड़े उद्योगपति बने। वैसे शरद पवार जी ने बहुत सारे छोटे उद्योगपतियों को बहुत बड़ा उद्योगपति बनाया है, उसमें कोई गलत भी नहीं। लेकिन इस तरीके का अदानी और मोदी का जो नेक्सस है, वैसे शरद पवार जी का किसी के साथ नेक्सस नहीं है। उन्होंने देश के लिए काम किया है, इसलिए हमको फर्क करना पड़ेगा मोदी और अदानी का रिश्ता। और इसमें अदानी जो है, नाउ ही वांट्स टू बिकम, जिसको कहते हैं कि ये तो गवर्नमेंट पूरी जो है ये एक फैसिज्म की तरफ जा रही है। इस देश में जितने भी कारपोरेट्स है, उसमें गिने चुने 2 या 3 कारपोरेट्स आज मोदी के साथ काम करेंगे, जिसमें चाइना की पार्टनरशिप होगी, जिसमें रशिया की पार्टनरशिप होगी। इस तरीके का एक विदेश नीति को ध्वस्त करके एक अपने फैमिली कंसर्न बना के इस देश को मोदी, अदानी, अंबानी काम कर रहे हैं। आज तो अंबानी को भी उन्होंने साइडलाइन कर दिया है और एलन मस्क को अंदर ले लिया है, मार्क जुबेर को अंदर ले लिया है, या जो अमेजॉन का बेजो है उसको अंदर ले लिया है।
इस तरीके से ग्लोबल इकोनॉमी में हम कैसे रोल अदा करते हैं, ये वो जताने की एक फैसिज्म का एक नया मॉडल है। वो फैसिज्म का नया मॉडल मोदी अदानी मॉडल है। मैंने एक बार कहा था कि पड़ोसन सिनेमा में जो किशोर कुमार और सुनील दत्त का जो गाना है कि सुर मेरा और शक्ल तुम्हारी, वो गाना याद है कि नहीं? एक चतुर नार करके सिंगार, उसमें वो जो किशोर कुमार कहता है, अरे सुनील दत्त तू सिर्फ मुंह हिलाते रहा, एक्टिंग करते रहा, मैं सुर दूंगा, सूरत तेरी रहेगी। वही बात अदानी और मोदी की है, शक्ल मेरी सुर तुम्हारा, इस तरीके की बात है। आज अगर 578 जो उनके शेल कंपनीज है अदानी के, जिसको 400 से ज्यादा कंट्रोल करता है विनोद अदानी मिडल ईस्ट में बैठ के, तो आप सोचिए इस देश की मार्केट में जिसका कंट्रोल ये माधवी बुश के पास है, 2017 में डायरेक्टर बन के आई, उसके बाद वो चेयरपर्सन बनी। हिंडनबर्ग ने बोलने के बाद भी अगर वो कोई इंक्वायरी नहीं करती है, जहां पे उसका खुद का वेस्टेड इंटरेस्ट है, वेस्टेड इंटरेस्ट मतलब उसके पति की और उसकी कंपनी 2017 में जो सिंगापुर से काम कर रही थी, वो अदानी के शेल कंपनी से अभी भी बिजनेस कर रही है और वहां से तनख्वाह भी ले रही है। आईसीसीआई हो, आईसीसीआई प्रूडेंशियल्स हो या फिर वोखार्ड हो, इनसे भी उनको तनख्वाह मिलती है, पैसा मिलता है। मेरे कहने का मतलब ये जो आधुनिक फाइनेंस कैपिटल के जो सारे जो तरीके हैं एसेट्स बनाने के दुनिया भर के, इसका कंट्रोलिंग पॉइंट सेबी के पास है और अदानी उसका बहुत सारा एसेट्स कंट्रोल करता है। और वो जो शेयर्स उसके हैं वो बढ़ा चढ़ा के है, मतलब 100 रुपए का शेयर अगर 400 या 450 का होगा तो कितने परसेंटेज से वो बलून ऊपर गया है। इसके ऊपर अगर मैं 2.5 लाख करोड़ का कर्जा बैंकों से लेता हूं तो हिंडनबर्ग ने उसी को एक एक्सपोज कर दिया है। उसके बाद उसने 1.25 लाख करोड़ के कर्जे चुकाए हैं और वो फिर भी अपना शेयर ऊंचा रख सकता है। मोदी अदानी मॉडल आप देखिए क्या है, वो अपना शेयर ऊंचा रख सकता है क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स बेच के निकल जा रहे हैं पिछले 2 साल में, लेकिन फिर भी वो सेंसेक्स ऊपर नहीं जा रहा है, ऊपर ही है, नीचे नहीं जा रहा है क्योंकि बैंक्स, 12 बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, LIC, GIC जितने सारे कंट्रोल में है भारत सरकार की वित्त संस्थाएं, वो मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उस सारे गिरे हुए बेचे हुए शेयर को खरीद लेते हैं और मार्केट अभी भी 80,000 के सेंसेक्स पर है। मैं बार बार कह चुका हूं इस मार्केट का रियल स्ट्रेंथ 50,000 सेंसेक्स से ज्यादा नहीं है। उसकी वैल्यूएशन, कंपनियों की वैल्यूएशन, 5 से बड़े कॉर्पोरेट कंपनियों की वैल्यूएशन वो 500 मतलब 50,000 सेंसेक्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी का जो है वो स्वेलिंग है, मराठी में उसको सूज कहते हैं, हिंदी में भी उसको सूज कहते हैं, वो स्वेलिंग है। वो स्वेलिंग मतलब भारत का GDP बड़ा नहीं है। हमारा आज का मार्केट का कुल मिला के जितना मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 300 लाख करोड़ प्लस है, लेकिन हमारा GDP उतना नहीं है। हमारा GDP ये बकवास है। हमारे देश के अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन इस देश की GDP में है उसका कोई कैलकुलेशन इस देश की व्यवस्था में नहीं है, क्योंकि 10 फोर्स है, बकवास है। इस तरीके का जो इकोनॉमी है इसको मोदानी मॉडल कहते हैं। इसलिए सब कुछ बकवास है, लेकिन फिर भी अदानी कंट्रोल करता है और जब तक प्राइम मिनिस्टर है मोदी है तब तक ये देश दोनों साथ मिलकर चलेंगे। जब 240 के नीचे जाएंगे, एक बाबू या दूसरा बाबू एक साथ या दोनों अलग अलग इस सरकार को बाद में खींचेंगे नीचे, तब जाके सरकार महाविकास आघाड़ी और इंडिया अलायंस की इस देश को बचा सकती है। आज तो देश बहुत नीचे जा रहा है क्योंकि ये अदानी मॉडल, मोदानी मॉडल देश को खतरे के अंदर ले जा रहा है, क्योंकि सब कुछ ये स्वेलिंग है, रियल स्ट्रेंथ कुछ भी नहीं है। डॉक्टर संजय मंगला साहब, आखिरी सवाल, हमारे पास समय बहुत कम है। एक आम आदमी के लिए जो कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स नहीं जानता, उसको आप आसान भाषा में कैसे समझाएंगे कि क्रोनी कैपिटलिज्म जो है वो हमारे लिए हानिकारक है? देखिए, हमारा देश लोकतंत्र को मानता है, समता को मानता है। देश में पैदा हुए हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है, देश विकसित करने में कंट्रीब्यूट करने का अधिकार है। इस तरह से अगर आपको देश को बड़ा बनाना है
तो सबको समान अवसर मिलना चाहिए, जिसकी काबिलियत है वो आगे बढ़ना चाहिए और जो पीछे रहेंगे उनके लिए विशेष सुविधा रहनी चाहिए। ये हमारे संविधान का मूल मंत्र है। भली भांति इस तरीके से आम जनता इस चीज को जानती है। जब आप इस ओपननेस को, जो खुले तरीके से एक दूसरे से कंपटीशन करके आगे बढ़ने के मामले को, आप जब किसी अपने मनपसंद कैपिटलिस्ट और कॉरपोरेट को ज्यादा अवसर मुहैया करते हो, उनके लिए रेड कारपेट डालते हो, उनके लिए कानून बाजू में रख देते हो, ऐसा जब होता है तो लोग समझ जाते हैं कि इनका कोई गड़बड़ हो रहा है। अदानी के मामले में यही हुआ है। देखो हमारे देश में टाटा, बिरला, किर्लोस्कर, बजाज, कितने सारे सरमाएदारों ने देश के विकास में कंट्रीब्यूट किया है। हम जानते हैं, बेरोजगारी हटाई है, रोजगार निर्माण किया है। अदानी और अंबानी जिस तरीके से फाइनेंस कैपिटल के माध्यम से सिर्फ अपना शेयर और अपना पैसा बढ़ा रहे हैं और देश में रोजगार निर्मित के मामले में शून्य है, ये जनता जानती है। और इसलिए मैं मानता हूं कि अगर देश का सही विकास होना है, देश में शिक्षा, रोजगार, आरोग्य, पानी, ये जो आम जनता की जरूरत की चीजें ठीक तरीके से सरकार मुहैया कर सके, इस तरह की अगर अर्थव्यवस्था निर्माण करनी है तो उसमें सबको समान अवसर मिलना चाहिए। अपना अपना कंट्रीब्यूशन देने का, किसी एक पैसे वाले को ज्यादा कंसेशन देना ये गलत है। ये सब जनता समझ रही है और इसीलिए मोदानी मॉडल से सिर्फ मोदी और अदानी बढ़ेंगे, जनता को कुछ मिलेगा नहीं। ये जनता के समझ में आ गया है और ये मैं मानता हूं कि आने वाले चुनाव में, मैं अभी पूरे महाराष्ट्र में सलीम भाई घूम के आया हूं पिछले 15 दिन से, जहां जहां जा रहे लोग धारावी के बारे में पूछ रहे हैं, महाराष्ट्र सातारा में पूछ रहे हैं, सांगली में पूछ रहे हैं, लातूर में पूछ रहे हैं। ये धारावी वाला जो मामला है अदानी का, ये पूरे महाराष्ट्र में पहुंच चुका है, शायद देश में पहुंच चुका होगा। तो इस तरह से मैं समझ रहा हूं कि अजीत पवार के बयान की वजह से इसको उजागर हो गया, लोगों को ध्यान में आ गया कि इस अदानी के पक्ष में काम करने वाले मोदी को या फडणवीस को चुन के देना या अपने पांव पे पत्थर डालने जैसा होगा। इसलिए मैंने पहले कहा, वैसे अगर हैंगिंग असेंबली आती है तो अदानी को पैसे की थैलियां लेकर आने का मौका मिलेगा। महाराष्ट्र की जनता ये अवसर अदानी को इस बार नहीं देगी। जिस तरह से लोकसभा में 48 में से 30-31 सीटें इंडिया अलायंस को दी थी, उसी तरह से 200 से ज्यादा सीटें वो महाविकास आघाड़ी की चुन के लाएगी और अदानी को घर में बिठाएगी। यही मेरा मानना। बहुत बहुत शुक्रिया विश्वास उडगी साहब और डॉक्टर संजय मंगला साहब। अब ये हम सब की अपेक्षा है, बहुत सारे लोगों की अपेक्षा है, लेकिन ये कि 1 हफ्ते का समय बाकी है, उसके बाद लोग अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे और उसका नतीजा भी बहुत जल्द हमारे सामने आ जाएगा। तब तक के लिए हम इंतजार करेंगे और उसके बाद फिर वो जो नतीजे आएंगे उस पर आपसे बात करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सलीम भाई। धन्यवाद।